स्टूडेंट, वेलकम टू द राजेंद्र सम्राट एकेडमी। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9 का जियोग्राफी का चैप्टर 3 अपवाह तंत्र। इसमें हम पढ़ेंगे मतलब ड्रेनेज है, जैसे अपवाह तंत्र क्या होता है। भारत में अपवाह तंत्र हैं। नदियों की जो जैसे धाराएं हैं, अलग अलग धारा आके मिल जाती है, छोटी छोटी नदी आके मिल जाती है तो बड़ी नदी क्या एक साथ मिलके फिर उसकी जलधारा को बढ़ा देती है। तो इन सब के बारे में, नदियों के बारे में हम पढ़ेंगे, उनके सिस्टम के ड्रेनेज सिस्टम है उसको पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अपवाह शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र होता है, कोई एक क्षेत्र, निश्चित क्षेत्र, उस क्षेत्र का क्या करता है, ये व्याख्या करता है, मतलब एक्सप्लेन करता है। भारत के भौतिक मानचित्र देखिए। भारत का जो है फिजिकल मैप है, अगर हम उसको देखेंगे तो पता लगेगा। आप पाएंगे कि विभिन्न दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं आकर एक साथ मिल जाती है तथा एक मुख्य नदी का निर्माण करती है। जैसा कि देखेंगे कि छोटी छोटी धाराएं होती हैं, वो मिल के क्या करती है, एक बड़ी नदी का निर्माण कर देती हैं। अब जैसे बड़ी नदी का निर्माण करने से मतलब ये हो गया, जैसे कि छोटी छोटी नहर टाइप की आ गई, कई नहरें अगर धाराएं मिल गई तो एक जगह जहाँ सारी धाराएं इकट्ठा हो जाएंगी तो क्या होगा, वो पानी की मात्रा बढ़ जाएगी। तो उसी तरह से छोटी छोटी जो धाराएं थी आके वो बड़ी नदी का निर्माण करती हैं। अंततः इनका निकास किसी बड़े जलाशय जैसे कि झील या समुद्र या महासागर में होता है। अब जैसे नदियां होती हैं तो ये झील या समुद्र या फिर ओशियन में जाके, मतलब बड़े समुद्र में, महासागरों में मिलती हैं। एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे एक अपवाह द्रोणी कहते हैं। किसी एक क्षेत्र का जल, अगर किसी एक क्षेत्र का जो कहते हैं कि जो जल है वो प्रवाहित होता है, उसे एक हम अपवाह द्रोणी कहते हैं। मानचित्र का अवलोकन करने पर यह पता चलता है कि कोई भी, यहाँ पे दिखा रखा है, देखो कई कई नदियाँ इधर से आके जल, ये तो विभाजक हो गया, मतलब दो नदियों को बांट रहा है। एक नदी को बांट रहा है दो भागों में, और ये धारा बीच बीच में आके, ये बीच वाली जो देख रहे हैं ना, ये बीच में जो बनी हुई है पतली वाली, ये इनके साथ आके सारा, ये अब ढाल पे है तो ये सारा पानी इसमें आके मिल रहा है और आगे जाके खुल जाता है बड़े जलाशय में। तो ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत या उच्च भूमि दो पड़ोसी अपवाह द्रोणी को एक दूसरे से अलग करती हैं। अब जैसे बीच में ये पहाड़ आ गया या फिर कोई ज़मीन का हिस्सा ऐसा आ गया कि जो अपवाह द्रोणी जो होती हैं इनको अलग कर देती हैं दो भागों में। इस प्रकार की उच्च भूमि को जल विभाजक कहते हैं। जो अब यहीं पे दे रखा है, इसका जो शाब्दिक अर्थ है वही देखिए। इसके जो वर्ड में जल विभाजक, विभाजक मतलब बंटवारा कर देना, विभाजन कर देना। तो यहाँ पे जल विभाजक क्या है, तो किसको विभाजन करिए, पानी का। तो यहाँ पे इसे क्या कहेंगे, हम जल विभाजक कहेंगे, जो पानी को दो धाराओं में बांट देती है। विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी अमेजॉन नदी है। अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी नदी है। यहाँ पे आता है सवाल बड़ी और लंबी। बड़ी नदी वो होती है बेटा जिसमें कि मतलब अधिक मात्रा में पानी हो, बहुत बहाव उसका बहुत तेज हो, बहुत ज़्यादा चौड़ी हो, कहा जाए कि मतलब कि उसका जो मतलब किनारा हो बहुत वाइड हो और पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा उसमें हो। और लंबी मतलब जिसकी मतलब दूरी बहुत ज़्यादा हो, बहुत दूरी तय की हो, तो वो लंबी नदी होती है। भारत में किस नदी की अपवाह द्रोणी सबसे बड़ी है, तो वो गंगा है। यहाँ से देखते हैं भारत में अपवाह तंत्र। भारत के अपवाह तंत्र का नियंत्रण मुख्यतः भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होता है। इस आधार पर भारतीय नदियों को दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया जाता है, हिमालय की नदी तथा प्रायद्वीपीय नदी। अब ये नदियों को दो भागों में बांट दिया जाता है, एक अप्राकृतिक है, एक प्राकृतिक तौर पे। अब इसको हिमालय की नदियां तथा प्रायद्वीपीय नदियां, ठीक है, आकृति के द्वारा होता है। जैसे देखा जाए भारत के अपवाह तंत्र का नियंत्रण मुख्यतः भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होता है। मतलब जैसे फिजिकली कहते हैं, जमीन कहीं ढाल है कहीं ऊंच है, तो उसके हिसाब से ये नियंत्रण होता है। इस आधार पर भारतीय नदियों को दो मुख्य भागों में विभाजित किया गया है। एक है हिमालय की नदियाँ तथा प्रायद्वीपीय नदियाँ। एक हिमालय नदी हो गई, एक हो गई है प्रायद्वीपीय नदी। भारत के दो मुख्य भौगोलिक क्षेत्र से उत्पन्न होने के कारण हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियाँ एक दूसरे से भिन्न हैं। अब दो क्षेत्रों में उत्पन्न होने की वजह से एक प्रायद्वीपीय नदी हो गई और जो हिमालय से निकलती है उसको हम हिमालय नदी कहते हैं।
इनमें वर्ष भर पानी रहता है। अरे जो हिमालय की नदी होती है उसमें अधिकतर क्या होता है, 12 मासी नदी होती है। इसमें 12 मासी मतलब 12 महीने इसमें पानी रहता है, क्योंकि इन्हें वर्षा के अतिरिक्त वर्षा वर्षा के अतिरिक्त ऊंचे पर्वत से पिघलने वाले हिम द्वारा भी जल प्राप्त होता है। अब जो नदियाँ हिमालय से जो नदी आती हैं उसमें हिमालय पे जो बर्फ़ जमी होती है वो भी क्या होता है, गर्मी की वजह से वो धीरे धीरे पिघलता रहता है, जिसकी वजह से क्या उसमें पानी का बहाव हमेशा बना रहता है। दो मुख्य नदियाँ सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र इस पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती हैं। अब जो हिमालय जो पर्वत है उसके पर्वत श्रृंखला से ये ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी है उसके उत्तरी भाग से निकलती हैं। हिमालय की नदियाँ अपने उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक के लंबे रास्ते को तय करती हैं। अब ये जहाँ से निकलती हैं, हिमालय से निकल के सीधे कहाँ तक जाती है, समुद्र तक। ठीक है, और यहाँ देखो इन नदियों ने पर्वतों को काट कर गार्जों का निर्माण किया है। अब जब नदियाँ वहाँ से बहना शुरू कर दी थी तो ये क्या करती हैं कि गार्ज का निर्माण करती है, मतलब पतले पतले रास्ते निकाल लेती हैं। ठीक है, तो अब जो ये नदियां हैं हिमालय से चल के सीधे क्या लंबी दूरी तय करती है, समुद्र में जाके मिलती है। ये अपने मार्ग के ऊपरी भागों में तीव्र आपर्दन करते क्रियाएं करती हैं। आपर्दन मतलब वहाँ से घर्षण होता है, जो पानी बहाव लाता है तो वो अपने साथ क्या करता है, रेत मिट्टी ये धूल वगैरह सब पत्थर कंकड़ी सब लेके चलता है। ये देख सकते हो। अब इधर से चलती है तो आते 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 यहाँ पे क्या धारा मोटी होती चली जा रही है और ये समुद्र में आके यहाँ पे क्या करिए मैदानी क्षेत्र में बीच बीच में क्या है डेल्टा निर्माण कर देती हैं। यहाँ पे देख लिए चित्र में, लेकिन आगे हम देखते हैं करती है तथा अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट एवं बालू का संवहन करती है। संवहन मतलब ढोना, ये उठा के लाती है। जैसे अभी अगर हम कभी देखा पानी बहता जाता है और जहाँ प्लेन एरिया में जहाँ उसका प्रेशर कम होता है वहाँ मिट्टी सारा इकट्ठा करके वो एक साइड से निकलता जाता है, तो ढेर सारा जमाव रेत का हो जाता है, मिट्टी का हो जाता है, बालू का हो जाता है होता है। ठीक उसी तरह से नदियों में भी इसी तरह से क्या होता है कि जब ऊपर से पहाड़ी क्षेत्र से ये चलती है, पहाड़ी क्षेत्रों से जब ये चलती है तो वहाँ इसका ढाल होने की वजह से बहाव बहुत तेज होता है। मैदानी क्षेत्र में आती है तो अपने साथ जो बालू रेत मिट्टी लाती है वो छोड़ती चली जाती है किनारों पे, या बीच में कहीं एक जगह छोड़ देती है तो वो डेल्टा का निर्माण हो जाता है। ठीक है, बहुत सी अन्य निक्षेपण जैसे मध्य एवं निचले भागों में ये नदी विसर्प गोखुर झील तथा अपने बाढ़ वाले मैदानों में बहुत सी अन्य निक्षेपण आकृतियों का निर्माण करती हैं। मतलब अलग अलग आकृति निर्माण कर देती है। ये पूर्ण विकसित डेल्टाओं का भी निर्माण करती है। और यही जो है कि नदियाँ क्या करती है, ये पूर्ण विकसित डेल्टाओं का भी निर्माण करती है। जैसा कि 3.3 में हमने ये देखा, देखो यहाँ पे है ना ये डेल्टा का निर्माण कर रही है, देख सकते हो इसे, देखो ये है डेल्टा। जैसे कि अब ये ऊपर से बहा के ला रही है रेत वगैरह तो ये बीच में छोड़ देती है, तो ये बीच बीच में जहाँ पे ऐसे टीले टाइप के बन जाते हैं तो इनको क्या कहा जाता है, डेल्टा कहा जाता है। ये नदियों के गार्जों से भी ये इसी का निर्माण होता है, जो मतलब रेत वगैरह लेके आती हैं। तो अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती हैं। कह रहे जो प्रायद्वीपीय नदियाँ होती हैं मौसम में, जैसे मौसमी नदी मतलब एक तरह से कह सकते हो कि बारिश हो रही है तो शुष्क मौसम में बड़ी नदियों का जल भी घटकर छोटी धाराओं में बहने लगता है। जैसे कि गर्मी के मौसम में होगा, शुष्क मौसम में क्या होता है कि जो बड़ी धाराएं जो होती हैं उसका भी पानी कम होने लग जाता है, वो भी सूखने लग जाती हैं। हिमालय की नदियों की तुलना में प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई कम होती है। जो हिमालय नदियाँ होती हैं उनकी लंबाई ज़्यादा होती है क्योंकि उनका बहाव लगभग 12 मासी होता है, तो पानी का जब बहाव है तो आगे तक वो चलता रहता है। और इनका बहाव उतना होता नहीं, जिस तरह से इनमें पानी इकट्ठा होता, बारिश का पानी आ रहा है तो ये ज़्यादा दूर सफर तय नहीं कर पाती एक तरह से कहा जाए तो। और ये बीच में ही क्या करती है, जाके सूख जाती हैं। फिर बारिश बंद हो जाती है तो उतना ही जब तक पानी मिलता है तब तक बहती है, फिर उसके बाद ये बंद हो जाती हैं। और लेकिन हिमालय की जो नदियाँ हैं वो लगातार पानी मिलता है। गर्मी में क्या बर्फ़ पिघलती है तब भी उसमें धारा बनी रहती है, बारिश हो जाती है तब भी पानी आता रहता है। तो इससे क्या है कि उसकी धारा आखिरी तक समुद्र तक जाती है, या फिर झीलों में चली जाती है, समुद्रों में जाती है, या महासागरों में जाके मिल जाती है। फिर भी इनमें से कुछ केंद्रीय उच्च भूमि से निकलती हैं तथा पश्चिम की तरफ बहती हैं। और ये कुछ भूमि से मतलब बीच में से निकलती हैं और ये पश्चिम की तरफ बहती हुई चली जाती है। क्या आप इस प्रकार की दो बड़ी नदियों को पहचान सकते हैं? दो बड़ी नदियाँ जो मतलब इधर से निकली हैं और पश्चिम में जाके मिल जाती हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियाँ पश्चिम घाट से निकलती हैं तथा बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती हैं। क्या है कि मतलब जो ज़्यादातर नदियाँ क्या है इधर से निकलती हैं, इधर इस साइड से अगर ऐसे अगर हम मान लें कि हमारा मैप है इधर,
तो इधर से ये पश्चिम से निकलती हैं और इधर से ये जाती हुई क्या बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल हमारा इधर है, तो इधर जाके ये समा जाती हैं। लेकिन दो नदियाँ कह रहा कि बड़ी नदियाँ जो इधर जाके पहुंच जाती है, बीच से निकलती है और पश्चिम की तरफ जाती हैं, ठीक, तथा बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती है। और अगर मैप में देखा जाए तो ये कहता है कि मतलब बीच से निकलती है, बीच से निकल के जो इस साइड आ रही होंगी समुद्र में पश्चिम की तरफ, तो पश्चिम की तरफ सिर्फ वही है नदी, एक नर्मदा नदी है और एक तापी नदी है, जो इधर से आके दोनों थोड़ी सी ही दूरी पे आसपास में अगर देखा जाए तो मैप में देखने को मिलेंगी। अगर आप मैप देखोगे तो उसमें मिलेगी, अब आगे हम मैप देखेंगे तो उसमें समझा देंगे, ठीक है। तो निकलती है तथा बंगाल की खाड़ी में जाके समा जाती हैं, मतलब बहती हैं उस तरफ जाके। हिमालय की नदियाँ, हिमालय की नदियाँ कौन कौन सी हैं देखो, सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ हैं। जो मेन नदियाँ, प्रमुख नदियाँ क्या है, हिमालय से निकलने, इसे अंडरलाइन कर लेना, गंगा से, सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं। ये नदियाँ लंबी हैं तथा इनके अनेक कहते हैं तथा अनेक महत्वपूर्ण एवं बड़ी सहायक नदियाँ आकर इनमें मिलती हैं। करीब बड़ी बड़ी मतलब नदियाँ भी आके इनमें मिलती हैं। किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों को नदी तंत्र कहा जाता है। ये मतलब पूरा पैराग्राफ यहाँ से लेके यहाँ तक आप अंडरलाइन कर सकते हैं, यहाँ से लेके पूरा पैराग्राफ इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से इसे हाईलाइट या पेंसिल से अंडरलाइन भी अपनी बुक में कर सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये कि हिमालय की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी है, तो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र हैं, और ये नदियाँ लंबी हैं, और यहाँ तक पूरा मतलब नदी तंत्र आप यहाँ का देखिए। इसकी जो सहायक नदियाँ हैं उनसे मिलती है जब, तो किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों को नदी तंत्र कहा जाता है। जैसे उसके साथ जो उसकी मतलब हेल्पिंग रिवर है, मतलब जो उसके साथ में छोटी छोटी नदियाँ जाके मिल जाती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसकी सहायक नदियाँ कहते हैं। तो अब आता है हमारा जो सिंधु नदी तंत्र। अब नदी तंत्र क्या होता है ये पता लग गया होगा कि सहायक नदियों से मिलकर जो नदियों की सहायक नदी होती है तो उसको हम उसका तंत्र कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आ गया सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में हुआ था। तो ये भी अंडरलाइन करने का टॉप लाइन है, इसको भी कर लेना। तो इस तरीके से इसे अंडरलाइन भी कर सकते हैं या तो हाईलाइट कर सकते हैं। अगर आपके पास हाईलाइटर है तो आप हाईलाइटर लेके बुक में अपने हाईलाइट कर सकते हैं। साथ के साथ आप पढ़ते भी जाएं और उसमें बुक में या नोट्स बनाते जाएं। अगर नोट्स नहीं बना सकते तो आप इसको हाईलाइट करते जाओ। इंपॉर्टेंट है सारा। सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में हुआ है, ठीक है। पश्चिम की ओर बहती है। अब ये तिब्बत में हुआ है तो उत्तर से ये सीधे पश्चिम की ओर बह रही है। बहती हुई यह नदी भारत में लद्दाख में प्रवेश करती है और उधर से ऊपर से आते आते सीधे लद्दाख में प्रवेश करती है भारत के। इस भाग में यह एक बहुत ही सुंदर दर्शनीय गार्ज का निर्माण करती है और एक अच्छे मतलब गार्ज का निर्माण करती है, जो इस क्षेत्र में बहुत सी सहायक नदियां हैं। अब इसकी सहायक नदियां भी बहुत सारी हैं, ठीक है, जैसे जास्कर, नुब्रा, श्योक तथा हुंजा इस नदी में मिलती हैं, और ये आके नदियाँ सब इसी में मिल जाती हैं। सिंधु नदी बलूचिस्तान तथा गिलगित से बहते हुए अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है। सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब तथा झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिठानकोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती हैं। अब ये भी इसकी सहायक नदी हैं, जो सतलुज, व्यास, रावी और चेनाब तथा झेलम, ये इसकी सहायक नदी, और ये कहाँ मिलती है, मिठानकोट के पास आके सिंधु नदी में मिल जाती हैं। इसके बाद यह नदी दक्षिण की तरफ बहती हैं। अब वहाँ से फिर दक्षिण की तरफ ये बहना शुरू कर देती नीचे। इसके बाद बहती हैं तथा अंत में कराची से पूर्व की और अरब सागर में जाके मिल जाती हैं। तो ये कहाँ जाके अरब सागर में मिलती है, कराची के पास, ठीक है। तो इसको भी अंडरलाइन कर लेना, ठीक। सिंधु नदी के मैदान का ढाल बहुत धीमा है। सिंधु द्रोणी का 1/3 से कुछ अधिक भाग भारत के जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल तथा पंजाब में तथा शेष भाग पाकिस्तान में स्थित है। और जो इसकी लंबाई है लगभग 2900 किलोमीटर लंबी सिंधु नदी विश्व की लंबी नदियों में से एक है। कह रहा कि विश्व में जो लंबी नदियां हैं उनमें से इसे एक गिना जाता है। इसे भी हाईलाइट कर लेते हैं या फिर अंडरलाइन कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो कुछ जो ब्रैकेट में दिया रहता है उसको ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ ना कुछ एडवांस दिया होता है, ठीक। तो इस तरीके से पहले तो अंडरलाइन कर लिया होगा आपने, और हाईलाइट भी कर लेना चाहे अंडरलाइन, ठीक। सिंधु जल समझौता संधि के अनुच्छेदों 1960 के अनुसार
1960 में जो जल है, सिंधु नदी का जो समझौता हुआ था पाकिस्तान से, के अनुसार भारत इस नदी प्रक्रम के संपूर्ण जल का केवल 20% जल उपयोग कर सकता है। जो सिंधु नदी जो समझौता हुआ था उसमें से सिर्फ पूरी नदी में से क्या है, भारत सिर्फ 20% ही पानी यूज कर सकता है। इस जल का उपयोग हम पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी भागों में सिंचाई के लिए करते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि 20% जो जल की संधि हुई है सिंधु जल समझौता में, उसमें सिर्फ हम 20% यूज़ करते हैं। तो किन राज्यों में? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दक्षिणी पश्चिमी भागों में पश्चिम सिंचाई के लिए किया जाता है, जिसमें से किसका सही फ़ायदा उठाते हैं? पंजाब और हरियाणा। खेती में यही ज़्यादातर क्षेत्र क्या है, अच्छे हैं। गंगा नदी तंत्र, अब आता है हमारे पास गंगा नदी तंत्र। पहले हमने पढ़ा सिंधु नदी तंत्र, अब गंगा नदी तंत्र। गंगा की मुख्य धारा भागीरथी गंगोत्री हिमानी से निकलती है। गंगा की जो मुख्य धारा है वो गंगोत्री से निकलती है, जिसको भागीरथी कहते हैं, गंगोत्री भी कहते हैं। गंगोत्री हिमानी से निकलती है तथा अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में से इससे मिलती है। देवप्रयाग में इसे मिलती है उत्तराखंड में, मतलब हरिद्वार में। हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। जब हरिद्वार से जब आप इसे देखेंगे हरिद्वार के पास, मतलब हरिद्वार में क्या है, ये नदी जो है कि मैदानी क्षेत्र में आ जाती है। वहाँ से वहाँ उसका बहाव तेज है, ऊपर से उतरती है तो सीधे मैदान वहाँ से शुरू हो जाता है इसका। और हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भागों को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। जब प्रवेश करती है तो वहाँ इसका क्या है, बहुत ज़्यादा बहाव होना ही चाहिए। इस तरह से आप इसे भी अंडरलाइन कर लेंगे। गंगा की मुख्य धारा जो थी, जैसे भागीरथी गंगोत्री हिमानी से निकलती है तथा अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में इससे मिलती है। मतलब देवप्रयाग में ये आके सीधे क्या होती है, ज़मीनी लेवल पे आ जाती है। जैसे बताया अभी, हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश कर जाती है। हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियाँ आकर गंगा में मिलती हैं। हिमालय से निकलने वाली जो बहुत सी नदियाँ क्या है, वो गंगा में आके मिलती हैं। इसमें से कुछ प्रमुख नदियाँ हैं। अब गंगा में की सहायक नदियाँ देखो कौन कौन सी है, इसको भी अंडरलाइन कर लेना। यमुना, घाघरा, गंडक तथा कोसी, ये गंगा की क्या है, सहायक, प्रमुख सहायक नदियाँ हैं गंगा की। यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री हिमानी से निकलती है या गंगा के दाहिने किनारे के समांतर बहती है तथा इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। तो इसे भी अंडरलाइन कर लेना। अब यहाँ पे क्या है कि इसमें आके मिल जाती है। यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री हिमानी से मिलती है या गंगा के दाहिने, मतलब दाहिने साइड अगर आप कहें तो राइट हैंड साइड में ये इसके बहती रहती है। क्योंकि यमुना को देखो दिल्ली के पास जाती है और गंगा क्या है कानपुर के, तो वो ऊपर से निकल जाती है और वो दिल्ली में आती है यमुना। तो दाहिने साइड में अगर उधर से देखा जाए तो उसके राइट हैंड साइड में बहती है ये। घाघरा, गंडक तथा कोसी नेपाल हिमालय, ये रिवर मैप दे रखा है, इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। सारी नदियाँ दे रखी है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो देखो ये रही गंगा नदी ये बह रही है और इसी के साथ में यमुना नदी राइट हैंड से इसको जा रही है। और यहाँ इलाहाबाद में आके ये क्या करते हैं, इलाहाबाद में जो प्रयागराज है इतने टाइम उसको वहाँ पे जाके इसका संगम हो जाता है। उससे आगे ये फिर चली जाती है, निकलती हुई जाती है ये बनारस से होते हुए फिर आगे निकल जाती है, ठीक, बिहार में होते हुए। तो अब हम आके चैप्टर पे चलते हैं, मैप आप देख लेना, ठीक। ये रहा देखो यहाँ पे इलाहाबाद का ये देवप्रयाग में भागीरथी एवं अलकनंदा का संगम। ये देवप्रयाग जो है यहाँ पे आके भागीरथी और ये अलकनंदा जो नदी है ये दोनों आके यहाँ पे मिल जाती हैं। नमामि गंगे परियोजना यहाँ दिया हुआ एक परियोजना, ये भी इम्पोर्टेंट है, एसएससी वगैरह एग्जामों में या फिर और भी बड़े बड़े एग्जामों में भी पूछता है ये। एक एकीकृत संरक्षण मिशन है। इससे राष्ट्रीय नदी गंगा से संबंधित दो उद्देश्य, प्रदूषण के प्रभाव को कम करना तथा उसके संरक्षण और कायाकल्प को पूरा किया जा सके। मतलब सफाई अभियान था, उसमें से जो पॉल्यूशन था उसको दूर किया जा सके, उसको साफ सुथरा रखा जा सके, ये सारा सिस्टम इस परियोजना के अंदर चालू रहा से निकलती है। और इनके कारण प्रत्येक वर्ष उत्तरी मैदान के कि नेपाली हिमालय से, नेपाल वाला जो जैसा कि जानते हैं कि नेपाल है हिमालय के पास ही, तो वहाँ से ये निकलती हैं और जिसके कारण क्या होता है कि प्रत्येक वर्ष उत्तरी मैदान के कुछ हिस्से में बाढ़ आती है। अब ये नदियाँ वहाँ से आती हैं और पानी का बहाव बहुत ज़्यादा होता है, पानी मतलब बर्फ़ वगैरह भी पिघलती है तो उससे
जिससे कि बड़े पैमाने पर यहाँ जान मान का नुकसान भी होता है। बाढ़ आती है जिससे नुकसान भी हो जाता है, बहुत लोग मर जाते हैं, डूब जाते हैं, और बहुत ज़्यादा घर है, ज़मीन है, सबका खेती बाड़ी सब नुकसान हो। लेकिन ये वे नदियाँ हैं जो मिट्टी को उपजाऊपन प्रदान कर कृषि योग्य भूमि बनाती हैं। अभी अपने साथ बहुत सारा गाद मतलब धूल मिट्टी सब, मतलब जो कहते हैं कि मिट्टी है, गाज है, सब इकट्ठा करके लेके आती है। ठीक है, मलबा एक तरह से कह सकते हैं, पूरा बदेत तो लाती है, जो उपजाऊ बहुत होता है। और ये जिस क्षेत्र में अगर पूरी मिट्टी इसकी आके बैठती है तो वहाँ की ज़मीन क्या हो जाती है, उपजाऊ हो जाती है। प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आने वाली मुख्य सहायक नदी चंबल, बेतवा तथा सोन है। जो ये प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आने वाली जो मुख्य इसकी सहायक नदी हैं वो चंबल है, बेतवा है तथा सोन नदी है। ये अर्ध शुष्क क्षेत्र से निकलती हैं, मतलब शुष्क क्षेत्र से निकलती हैं, जो पूरा शुष्क नहीं है, अर्ध शुष्क है। इनकी लंबाई कम तथा इनमें पानी की मात्रा भी कम होती है। इनकी लंबाई भी कम होती है, इनकी पानी की मात्रा भी कम होती है। ज्ञात कीजिए कि ये नदी कैसे तथा कहाँ गंगा से मिलती हैं। कह रहा कि ये कह रहा कि जो ये नदी है दोनों, चंबल और बेतवा नदी, अगर कह रहा कि ये कहाँ जाके मिलती है, तो ये पहले ये दोनों चंबल और बेतवा नदी है, अगर इसको ध्यान से देखोगे अपने मैप में तो आपको मिलेगा कि ये पहले यमुना में जाके मिलती है। यमुना के बाद फिर जाके ये क्या करती है, गंगा में मिलती हैं। तो पहले इनकी जो पहले जहाँ ये मिलती हैं वो क्या है, यमुना, यमुना नदी में जाके मिलती हैं। फिर उसके बाद ये जाके मिलती हैं गंगा में, यमुना के सहारे। बाएं तथा दाहिने किनारे की सहायक नदी के जल से परिपूर्ण होकर गंगा पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती है। फरक्का जगह है, वहाँ तक ये बहती हुई जाती है इन सब के मिलने के बाद। यह गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है। और जो फरक्का में जब जाती है तो गंगा डेल्टा के सबसे उत्तरी बिंदु है। यह नदी दो भागों में बढ़ जाती है। यहाँ जो नदी दो भागों में बढ़ जाती है, एक भागीरथी हुगली जो इसकी एक वितरिका है, मतलब इसी की एक नदी है, दक्षिण की तरफ बहती है तथा डेल्टा के मैदान से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। डेल्टा के मैदान से होते हुए क्या करती है, बंगाल की खाड़ी में जाके फिर गिर जाती है। मुख्य धारा दक्षिण की ओर बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है। अब जो इसकी मेन जो रिवर है वो सीधे आगे बहना शुरू करती है, और ये कहाँ चली जाती है बहते हुए, सीधे बांग्लादेश में प्रवेश करती है एवं ब्रह्मपुत्र नदी से आकर मिल जाती है। आगे जाके इससे ब्रह्मपुत्र नदी मिलती है। अंतिम चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन हो जाती हैं, और उसके बाद ये क्या करती हैं, आखिरी में जाके समुद्र में समा जाती हैं। विलीन होने से पहले मेघना के नाम से जानी जाती है। कह रहा कि अगर ये समुद्र तक जाने से पहले इसका नाम बदल जाता है, वहाँ जो ब्रह्मपुत्र नदी होती है वो मेघना नदी के नाम से जाना जाता है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के जल वाली यह वृहद नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। और ये गंगा और ये ब्रह्मपुत्र नदी जो मिलके जो मेघना नदी बनाती है, ये जाके बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इन नदियों के द्वारा बनाए गए डेल्टा को सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अंडरलाइन करना। यहाँ से कर लेना अंडरलाइन। तो यहाँ से पता चल लग गया ना कि मतलब आपको डेल्टा, ये जो सुंदरबन डेल्टा है इसका निर्माण इन नदियों की सहायक नदियों से मिलके ही होता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र से और नदियाँ जो इनमें मिलके आती हैं उनसे ही बहाव से ये आके इसका डेल्टा का निर्माण हुआ है। ठीक है, यहाँ देखो, सुंदर डेल्टा का नाम वहाँ पाए जाने वाले सुंदरी पादप से लिया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो सुंदरी पादप मतलब पौधा है, उससे उसका नाम दिया गया है। एक पौधा है उसको सुंदरी बोला जाता है, सुंदरी पौधा, तो उससे उसका नाम सुंदरबन डेल्टा रख दिया गया है। सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा एवं तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है। यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी हाईलाइट कर सकते हैं। आप चाहो तो बेटा साथ साथ के साथ ये जो इम्पोर्टेंट्स हैं, जो बहुत जीएस के क्वेश्चन हैं, अगर आप देखें तो सुंदरबन डेल्टा जो विश्व का सबसे बड़ा एवं तेज़ी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है। यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। ठीक है, जो वाइट टाइगर है रॉयल बंगाल का, बहुत का इसकी मूवी वगैरह में भी आपने देखा होगा, तो ये रॉयल बंगाल टाइगर कहा जाता है। ठीक है, तो ये शानदार यहाँ सुंदरबन डेल्टा में पाया जाता है, और विश्व का सबसे बड़ा और तेज़ी से वृद्धि करने वाला ये डेल्टा है। ठीक, आगे जाते हैं। इसको आप नोट कर सकते हैं कॉपी में या फिर अंडरलाइन कर सकते हैं। गंगा की लंबाई जो 2500 किलोमीटर से अधिक है, जो गंगा की लंबाई है लगभग वो 2500 किलोमीटर से अधिक है। चित्र 3.4 देखें। क्या आप गंगा नदी के अपवाह तंत्र को पहचान सकते हैं?
कह रहा है कि जो चित्र है 3.4 मीन्स आपका मैप है, ठीक है। मैप में आप देखोगे गंगा नदी का जो अपवा तंत्र है कि अगर आप देखते हैं, चलो जो मैप पे भी देख लेते हैं हम, तो ये इसका गंगा नदी आप देख रहे हो ना, यहाँ से गंगा नदी आ रही है, फिर उसमें यमुना है, इसके साथ साथ यहाँ मिल रही है, यहाँ चंबल नदी भी यहाँ पे आ रही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं राणा प्रताप है, फिर उसके बाद ये गांधी सागर, इधर से होते हुए ये जो इधर है ये नदी चंबल और बेतवा नदी अगर देखा जाए तो इनको छोड़ दिया जाए, चंबल बेतवा नदी भी आके यमुना में मिलती है और यमुना आगे जाके गंगा में मिलती है। ठीक उसी तरह से अगर ये आगे जाती है तो यहाँ जो शारदा नदी है, शारदा नदी आ रही है, ये घाघरा नदी अयोध्या के पास है, घाघरा नदी, इसे सरयू नदी भी कहा जाता है। कुछ दूरी में लगभग 6-7 किलोमीटर, या अगर देखा जाए तो लगभग अनुमान मान के चले तो लगभग 8-10 किलोमीटर के आसपास है अयोध्या के पास। उसके आगे फिर पीछे ये शारदा के नाम से जानी जाती है, और अयोध्या के आगे ये घाघरा नदी के नाम से जानी जाती है, जो आगे जाके क्या कर दिया कि गंगा में मिल जाती है। गंगा में जहाँ ये मिलती है वहाँ सोन नदी भी इससे मिलती है, और गंडक नदी भी, ये आगे जाके मिल जाती है। फिर आगे जाके सीधे सीधे गंगा नदी फिर सीधे कहाँ जाके गिरती है, बे ऑफ बंगाल में, मतलब बंगाल की खाड़ी में जाके समा जाती है। तो अब वापस चलते हैं पेज पे। अंबाला नगर सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक पर स्थित है। जो अंबाला जो नगर है, जो मतलब शहर एक तरह से कह दे, तो वो सिंधु और गंगा नदी तंत्रों के बीच की जो जलधारा विभाजक है वहाँ पर स्थित है। उसके द्वारा जो बसाई गई जमीन थी उस पर ये बसा हुआ है अंबाला। अंबाला से सुंदरवन तक मैदान की लंबाई लगभग 1800 किलोमीटर है। 1800 किलोमीटर है इसकी लंबाई सुंदरवन डेल्टा की, परंतु इसके ढाल में गिरावट मुश्किल से 300 मीटर है। लेके कह रहा है कि जो इसका ढाल है वो खाली बस 300 मीटर ही है। दूसरे शब्दों में प्रति 6 किलोमीटर की दूरी पर ढाल में गिरावट केवल 1 मीटर है। इसलिए इन नदियों में अनेक बड़े बड़े विसर्प बन जाते हैं। अब जब ढाल नहीं होगा तो पानी को बहाव नहीं मिलेगा, पानी को बहाव नहीं मिलेगा तो फिर वो क्या होगा, टेढ़ा मेढ़ा जिधर जाता बनेगा उधर जाएगा, तो उसी को कहते हैं विसर्प बन जाते हैं। तो इसमें भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी अंडरलाइन कर लो। इस तरह से आप हाईलाइट कर सकते हो या तो अंडरलाइन कर लो, ठीक है। अब अभी हमने पढ़ लिया गंगा नदी तंत्र हो गया हमारे पास, और सिंधु नदी। अब उसके बाद हम चलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में तो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत की मानसरोवर झील के पूर्व तथा सिंधु एवं सतलुज के स्रोत के काफ़ी नज़दीक से निकलती है। ये जो सतलुज नदी जो आती है उसके स्रोत से काफ़ी पास से ये निकलती है। इसकी लंबाई सिंधु के कुछ अधिक है। जो सिंधु नदी है उससे ये थोड़ी ज़्यादा लंबी है, परंतु इसका अधिकतर मार्ग भारत से बाहर स्थित है। लेकिन जो ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है ज़्यादातर बाहर से जाती है, ठीक है। एक मिनट वापस हम मैप पे आके देख लेते हैं। देखो ये जो है ये इधर से आ रही है, इधर से होते हुए आती है, इधर से ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है और फिर ये बांग्लादेश में चली आ रही है। फिर बांग्लादेश में आने के बाद सीधे बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। बाहर बाहर से होती हुई आ रही है, देख लो यहाँ देख सकते हो। ये बाहर बाहर तिब्बत में से क्या है, शांगपो नदी भी कहा जाता है। इसकी लंबाई सिंधु से कुछ अधिक है, परंतु इसका अधिकतर मार्ग भारत से बाहर स्थित है। यह हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है। मतलब हिमालय जैसे जैसे पूर्व की तरफ जा रहा है ठीक उसी के सामान्य आगे बहती चली जाती है। नामचा बरवा शिखर 7,757 मीटर के पास पहुंचकर, ये पहाड़ की ऊंचाई दे रखी है, ठीक है ना, मीटर में 7,757 मीटर, ठीक है, के पास पहुंचकर यह अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में गार्ज के माध्यम में प्रवेश करती है, और ये यू आकार में शेप में हो जाती है जब वहाँ पे जाती है। जैसे कॉर्नर में देखा ना, वहाँ से ऐसे टर्न करके आ रही है, ठीक है। तो वहाँ पे ये का निर्माण करती है, गार्ज के माध्यम में प्रवेश करती है। यहाँ इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है, और ये ब्रह्मपुत्र जब वहाँ नदी आती है तो उसे दिहांग नदी कहा जाता है। अगर आप मैप पे देखोगे तो इस कोने पे जब ऐसे टर्न कर रही थी तो यहाँ पे इस वाले हिस्से में पर्टिकुलर उसमें दिहांग बोला जाता है इस नदी को।
दिहांग, लोहित, कैनुला एवं दूसरी सहायक नदियाँ इससे मिलकर असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती है। और ये फिर जब इससे मिल जाती हैं तो ये फिर क्या करती हैं, ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती हैं। इसका जो रिवर मैप है ना, वो रिवर मैप आपको बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना चाहिए, रट लेना चाहिए एकदम, मतलब एक एक बार रिवर मैप जो है इसका, उसको कई कई बार मतलब आपको नदियाँ एक एक करके रिवाइज कर लें कि कौन सी कहाँ से निकली हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपकी बुकों से, जो कि मतलब यही नहीं यूपीएससी लेवल तक के क्वेश्चन आते हैं। अगर आप मतलब और भी बड़े बड़े क्षेत्रों में, एसएससी में भी लगभग 9-10 तक के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, जुड़े होते हैं, जो कि मतलब ना अच्छे से किताब पढ़ने की वजह से बच्चे नहीं उसको सॉल्व कर पाते हैं, दिमाग से उतर जाता है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में शांगपो एवं बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। अब एक यमुना है, एक जमुना है, ठीक है ना। तो जमुना और यमुना में कन्फ्यूजन ना हो कि वो या है तो वो इधर भारत में आता है, और ये जा है तो बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है इसे। और तिब्बत में इसे शांगपो नाम से जाना जाता है। तिब्बत एक शांति एवं शुष्क शीत एवं शुष्क क्षेत्र है। जो तिब्बत है क्या है, वो शीत, ठंडा और शुष्क क्षेत्र है। अतः यहाँ इस नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बहुत कम पाई जाती है। और इस नदी में क्या है, जल और सिल्ट की मात्रा बहुत ही कम पाई जाती है। भारत में यह उच्च वर्षा वाले क्षेत्र से होकर गुजरती है। और जो ये है भारत में क्या है, उच्च वर्षा वाले क्षेत्र से होकर गुजरती है, जहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा बारिश होती है। यहाँ यह नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बढ़ जाती है। इसमें क्या होता है, इसकी नदी में जो है यहाँ यहाँ नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बढ़ जाती है। असम में ब्रह्मपुत्र अनेक धाराओं में बहकर एक गुफित नदी के रूप में बहती है तथा बहुत से नदियाँ द्वीपों का निर्माण करती हैं। और बहुत सी नदियाँ मिलकर क्या करती है, द्वीपों का निर्माण करती हैं। क्या आपको ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप का नाम याद है? मतलब जो ब्रह्मपुत्र नदी बना रही है नदी द्वीप, वो कौन सा नदी द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? जो ये है आपको ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए विश्व के सबसे बड़े जो नदी द्वीप का नाम याद है, तो वो है माजुली। ठीक है, माजुली, माजुली जो विश्व का है, वो जो इसके द्वारा बनाया गया विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है, लेकिन क्या है कि वो 450 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में ही अब है। ठीक है, तो इसको अगर नोट करना चाहते हो तो आप नोट कर ले। प्रत्येक वर्ष वर्षा ऋतु में यह नदी अपने किनारे के ऊपर बहने लगती है एवं बाढ़ के द्वारा असम तथा बांग्लादेश में बहुत अधिक क्षति पहुंचाती है। अरे क्या, जब बारिश होती है तो बारिश में क्या होता है, छोटी छोटी नदियां जो होती हैं उनका भी पानी लेवल बढ़ जाता है। इस तरह पानी का जो लेवल होता है उसको क्रॉस करने लगती है, अपने किनारों से भी ऊपर बहने लगती है, जिसकी वजह से असम तथा बांग्लादेश में बहुत अधिक नुकसान होता है। उत्तर भारत की अन्य नदियों के विपरीत ब्रह्मपुत्र नदी में सिल्ट निक्षेपण की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसके कारण नदी की सतह बढ़ जाती है। अब उसमें बहुत ज़्यादा मतलब जो सिल्ट होता है, बेसिल्ट वगैरह होता है, जो अपने साथ सारा बहा के लाती है, कटाव इतना करती है, बहा के लाती है, फिर वो क्या होता है, वो नीचे बैठती जाती है और इसका लेवल हमेशा उठता चला जाता है। ये बार बार अपनी धारा के मार्ग में परिवर्तन करती है, कभी इधर कभी उधर, मतलब किनारे जहाँ मोड़ लेती है नदी, वहाँ किनारों पर क्या होती है, धूल मिट्टी ला के छोड़ती चली जाती है। जो कण होते हैं वो सारी चीज़, कूड़ा कबाड़ा जो भी होता है उसमें, वो किनारों पर फेंकती चली जाती है। और जब एक किनारा फेंकती जाएगी, जहाँ जहाँ इकट्ठा होती जाएगी, वहाँ से वो और आगे बढ़ना शुरू कर दी। तो ये हमेशा अपने में क्या करती है, परिवर्तन करती है। तो ये तो 3 नदियाँ थी। अब हम आगे पढ़ते हैं, ये हिमालयन नदियाँ हो गई। अब पढ़ते हैं प्रायद्वीपीय नदी। अगली हेडिंग हमारी आ गई प्रायद्वीपीय नदी। प्रायद्वीपीय नदी भारत में मुख्य जल विभाजक का निर्माण पश्चिमी घाट द्वारा होती है। जो ये है जल विभाजक का निर्माण करती हैं, तो ये पश्चिम घाट में होता है, जो पश्चिम घाट के निकट उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। प्रायद्वीपीय भाग की अधिकतर मुख्य नदियाँ जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी पूर्व की ओर बहती हैं। तो इसको भी हम अंडरलाइन कर लेते हैं। अब ये जो प्रायद्वीपीय नदी हैं, ये क्या अंडरलाइन हमने कर लिया। ये बहती हैं, यहाँ से उल्टा बह के जाती हैं। जैसे बंगाल की खाड़ी में बहते हुए चली जाती है, तो ये बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती हैं, इधर से बहते हुए बंगाल में चली जाती हैं। ये नदियाँ अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। और ये जब अपने मुहाने जहाँ पे जाती हैं, वहाँ पे क्या करती हैं, डेल्टा का निर्माण करती हैं। और ये मिलती कहाँ है, बे ऑफ बंगाल में, मतलब बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती हैं।
ये नदियाँ अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। पश्चिमी घाट से पश्चिम में बहने वाली अनेक छोटी धाराएं नर्मदा एवं तापी दो ही बड़ी नदियां हैं। इसमें जो नर्मदा और तापी दो है ये पश्चिमी घाट से बहती हैं। ये दो ही बड़ी नदियां हैं प्रायद्वीपी, जो कि पश्चिम की तरफ बहती हैं और ज्वारनद मुख का निर्माण करती हैं। ये पश्चिम की तरफ बहती हैं और ज्वारनद मुख का क्या करती है, निर्माण करती हैं। तो यहाँ पे हम इसको हाईलाइट कर लेते हैं। प्रायद्वीपीय नदियों की अपवाह द्रोणी आकार में अपेक्षाकृत छोटी होती हैं। जो प्रायद्वीपीय नदियाँ होती हैं, इसकी द्रोणी जो होती हैं, जो इसकी सहायक में, ये क्या होती हैं, बहुत छोटी होती हैं, क्योंकि पानी का भी इनमें बहुत कमी होता है। एक तरह से अगर कहा जाए कि मतलब जो बरसाती है मौसम के हिसाब से और हिसाब से इसमें जो सहायक नदियाँ इसमें उसमें पानी कम होता है। जो हिमालय की सहायक नदियाँ उसमें बहाव बहुत ज़्यादा होता है, पानी की मात्रा भी बहुत होती है। इस तरह से इसमें कम होता है और ये छोटी होती है अपेक्षाकृत। नर्मदा द्रोणी। अब आते हैं हम नर्मदा द्रोणी पे। नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी के निकट हुआ है, तो इसको भी अंडरलाइन कर सकते हैं। यह पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में बहती है। समुद्र तक पहुंचने के क्रम में यह नदी बहुत से दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है। कह रहा कि ये अपने स्थल से निकास जहाँ से निकलती है वहाँ से समुद्र तक पहुँचने में क्या करती है, बहुत से दर्शनीय स्थल का निर्माण करती है। जैसे जबलपुर के निकट संगमरमर के सैलों में यह नदी गहरे गार्ज से बहती है तथा जहाँ यह नदी तीव्र ढाल से गिरती है वहाँ एक धुआंधार जलप्रपात मतलब झरने का निर्माण करती है। आगे आते हैं हम। नर्मदा की सभी सहायक नदियाँ बहुत छोटी हैं, कारण नर्मदा नदी जो है उसकी सहायक नदियाँ सारी छोटी हैं। इनमें से अधिकतर समकोण पर मुख्य धारा से मिलती हैं। नर्मदा द्रोणी मध्य प्रदेश तथा गुजरात के कुछ भागों में विस्तृत है। नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नमामि देव नर्मदे नर्मदे नाम की एक योजना प्रारंभ की गई थी। आप इसके बारे में इस वेबसाइट पे जान सकते हैं। कह रहे कि जो नमामि देव नर्मदे योजना थी ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई थी, तो यहाँ पे इसमें हम डिटेल में इसे पढ़ सकते हैं। तो आगे आते हैं हम तापी द्रोणी। तापी का उद्गम भाग मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की श्रृंखलाओं में हुआ है। जो तापी जो नदी है इसका उद्गम क्षेत्र कहाँ है, सतपुड़ा की पहाड़ियों के पास श्रृंखलाओं में। सतपुड़ा पहाड़ी है बैतूला जिले में, इसको अंडरलाइन कर लो बल्कि आप। तो ये जिले में सतपुड़ा की श्रृंखलाओं में है इसका उद्गम क्षेत्र। यह भी नर्मदा के समांतर एक भ्रंश घाटी में बहती है, और ये भी भ्रंश घाटी में ही बहती है, नर्मदा के समांतर बहती है साथ साथ, लेकिन इसकी लंबाई बहुत कम है। इसकी भी लंबाई जो तापी द्रोणी नदी है इसकी लंबाई बहुत कम है। इसकी द्रोणी मध्य प्रदेश गुजरात तथा महाराष्ट्र राज्य में है। इसकी जो द्रोणी है जो मतलब है सहायक नदियाँ वो क्या है, मध्य प्रदेश गुजरात और महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती है। अरब सागर तथा पश्चिमी घाट के बीच का तटीय मैदान बहुत अधिक संकीर्ण है, इसलिए तटीय नदियों की लंबाई बहुत कम है। पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदी साबरमती, माही, भारतपुजा तथा पेरियार है। उन राज्यों के नाम बताएं जहां ये नदियां बहती हैं। अब कह रहा है कि जो ये साबरमती नदी है और माही नदी है और भारतपुजा तथा पेरियार नदी जो है, इन राज्यों के नाम बताइए। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप हाईलाइट कर सकते हैं। और इनके राज्य जो है इस तरह से इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। जैसा कि पूछा गया था साबरमती और ये माही जो नदी है ये गुजरात में, साबरमती तो वैसे भी जब गांधी जी के नाम साथ फेमस है, साबरमती के किनारे उनका क्या आश्रम था, और माही नदी भी गुजरात में ही बहती है। और रही भारतपुजा और पेरियार नदी क्या है, ये आपके केरल में बहती है। और भारतपुजा ये आपके लिए छोड़ा जाता है, आप इसको ज़रा सर्च करके बताइए, ठीक है ना। कमेंट्स में आप करना कि मतलब ये कहाँ पे है, किस स्टेट में है या किस प्लेस पे है ये नदी जहाँ पे ये बहती है, वो जगह का नाम आप कमेंट में मुझे सेंड करना। उन राज्यों के नाम बताएं जहाँ ये नदियाँ बहती है, तो ये इसका बता देना आप, ये आपके लिए, बाकी हमने बता दिया। गोदावरी द्रोणी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में
पश्चिमी घाट की ढालों से निकलती है। इसकी लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है। तो गोदावरी नदी है ये क्या प्रायद्वीपीय नदी में सबसे बड़ी नदी है और इसकी लंबाई लगभग कितनी है 1500 मीटर है 1500 किलोमीटर है। यह बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो यहाँ तक ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है ना। तो इसको यहाँ से यहाँ तक पूरा अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। यह बहकर का बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्रायद्वीपीय नदियों में इसका अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है। अगर प्रायद्वीपीय नदी में पहले तो सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है, दूसरा इसकी 1500 किलोमीटर की क्या है लंबाई है, और उसके बाद जो प्रायद्वीपीय नदी है उसमें इसका अपवाह तंत्र भी सबसे बड़ा है। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र नदी द्रोणी का 50% भाग है। मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश में ये स्थित है। गोदावरी में अनेक सहायक पूर्णा, वर्धा, प्रहिंता और मांजरा, वैनगंगा तथा पेनगंगा, ये सारा क्या है कि इसकी द्रोणियाँ हैं। ठीक, गोदावरी की जो सहायक नदी, एक तरह से सहायक नदियाँ हैं यहाँ पे, और ये जो है इसकी सहायक नदियाँ हैं सारी। ठीक, इसमें जो देखो जैसे पूर्णा, वर्धा, प्राहिंता और मांजरा, वैनगंगा तथा पेनगंगा, इनमें से अंतिम तीनों सहायक नदियाँ बहुत बड़ी हैं। बड़े आकार और विस्तार के कारण इसे दक्षिणी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। और इसी को क्या है कि हम दक्षिण गोदावरी को क्या कहते हैं दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। बड़े आकार की वजह से इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। आगे आता है हमारा महानदी द्रोणी। अब महानदी द्रोणी आ गई तो यहाँ पे देखते हैं। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से हुआ है। जो इसका उद्गम क्षेत्र है वो क्या है छत्तीसगढ़ है, तथा यह उड़ीसा से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इस नदी की लंबाई 860 किलोमीटर है। पहली 3 लाइन में आपको सारा इंपॉर्टेंट यहाँ पे बता दिया कि इसकी लंबाई कितनी है और कहाँ से निकलती है, कहाँ जाके समाप्त होती है और किस राज्य में है। तो इसको हम कर सकते हैं। इसकी अपवाह द्रोणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा में है। जो इसकी अपवाह द्रोणी भी है वो छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और उड़ीसा में है। अब ये जो नदी है तथा उड़ीसा में बहती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। 860 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है। इसके अपवाह द्रोणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा उड़ीसा में पाई जाती है। तो छोटा छोटा ही करके दिया गया है। अगर और किसी बुक में पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा, मतलब अगर जब किसी चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हो बेटा तो उसमें बहुत ज़्यादा ये खींच के बताया गया होता है, शॉर्ट में इतना नहीं मिलता। लेकिन जो आप सबकी बुक है इसमें लगभग मेन हिंट करके छोटी छोटी डिटेल जो दी है बहुत अच्छे तरीके से समझा देगा। तो इसे बुक एक बार अच्छे से पढ़ने से आपको क्या होता है कि पूरा नॉलेज क्लियर हो जाता है। तो ठीक है, इसके नोट्स भी आप बना ही लेना। तो ये दिया हुआ किस किस राज्य से है। आगे हम आते हैं कृष्णा द्रोणी। अब आता है कृष्णा द्रोणी। महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबालेश्वर के निकट एक स्रोत से निकलकर कृष्णा लगभग 1400 किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब ये अपने उद्गम क्षेत्र से जाके 1400 किलोमीटर, इसका मतलब समझिए कि इस नदी की लंबाई कितनी है 1400 किलोमीटर है। तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी तथा भीमा इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश में फैली हुई है। तो ये पूरा ही मतलब पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। इसकी द्रोणी कहाँ कहाँ तक फैली हुई है ये भी दे रखा है। जो इसकी सहायक नदियाँ हैं वो भी है। तो इसे हम हाईलाइट कर लेते हैं। तो यहाँ तक हो गया, ठीक है ब्रो, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने कर लिया। अब आगे देखते हैं कावेरी द्रोणी। आगे हमारी आती है कावेरी द्रोणी। तो इसकी सहायक नदियाँ भी याद करना है यहाँ पे, तुंगभद्रा, कोयना और घाटप्रभा, मूसी तथा जो भीमा है इसके कुछ सहायक नदियाँ हैं। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश से फैली हुई है। तो आगे आता है कावेरी द्रोणी। कावेरी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है। ये पहली लाइन मतलब छोटे छोटे दिया है, देखो यहाँ पे खुद ही पहले ही बता दिया मैंने कि छोटे छोटे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दे रखा है कि कावेरी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है तथा तमिलनाडु के कुडलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। अब यहाँ तमिलनाडु में जाके क्या करती है, बंगाल की खाड़ी में कुडलूर में से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी लंबाई 760 किलोमीटर है और इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं अमरावती, भवानी, हेमावती तथा काबिनी। ये सारी जो 4 नदियाँ हैं इसकी प्रमुख नदियाँ हैं। इसकी द्रोणी तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटका में विस्तृत है। तो ये भी हम अंडरलाइन कर लेते हैं। इसके बाद देखते हैं क्या पूछ रहा है ये। भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी बनाती है। क्या झरना जो जलप्रपात है वो सबसे बड़ा दूसरा जो कावेरी नदी बनाती है। इसे शिव सुंदरम के नाम से जाना जाता है। ये कई बार क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि शिव सुंदरम के नाम से कौन से नदी के जलप्रपात को जाना जाता है। प्रपात द्वारा उत्पादित विद्युत मैसूर, बैंगलोर तथा
कोलार स्वर्ण क्षेत्र को प्रदान किया जाता है। कोलार जो सोने की खदान है वहाँ पे इसे प्रोवाइड किया जाता है, तो इसे भी हम अंडरलाइन कर लेते हैं। आगे पूछा है कि भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है। ठीक है, भारत का जो सबसे बड़ा जलप्रपात है वो कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक में जो वर्नी नदी है, कर्नाटक की जो वर्नी नदी है ना, उसके पास है। और इसका नाम जो झरना है उसका नाम है कुंचिकल। कुंचिकल झरना है जो भारत का सबसे बड़ा झरना है। इसकी हाइट अगर बताया जाए तो मतलब 455 मीटर ऊंचाई है इसकी। ठीक है, आगे देखते हैं। इन बड़ी नदियों के अतिरिक्त कुछ छोटी नदियां हैं जो पूर्व की ओर तरफ बहती हैं। और इन बड़ी नदियों के अतिरिक्त कुछ छोटी नदियां हैं जो पूर्व की तरफ बहती हैं। दामोदर, ब्राह्मणी और वैतरणी तथा सुवर्ण रेखा कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। अपने एटलस में इनकी स्थितियां ज्ञात कीजिए। तो ये जो भी हैं इनकी भी जगह बतानी है, मतलब कहाँ कहाँ पे ये स्थित हैं। तो आप इतना ज्ञात कर लेना, मतलब देख लेना, पढ़ लेना। पृथ्वी के धरातल का लगभग 71% जल भाग से ढका हुआ है। 70% जो 71% है वो पानी से ढका हुआ है, लेकिन इसका 97% जल लवणीय है। मतलब जो सिर्फ 3% पानी है, सिर्फ उतना ही पीने के लिए, केवल 3% ही जल ही स्वच्छ जल के रूप में उपलब्ध है, जिसका 3/4 भाग हिमानी के रूप में है। मतलब जिसका 3/4 जो भाग है वो क्या, बर्फ़ के रूप में है। तो इसको भी अंडरलाइन कर सकते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो अभी तो स्टूडेंट इस वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने इसके लिए हम यहीं पे इसे रोकते हैं इस वीडियो को। ठीक है, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना और नोट साथ में बनाते जाना। ठीक है, और बाकी जो क्वेश्चन है या कोई वीडियो चाहिए आपको जल्दी, तो उसको आप कमेंट कर सकते हैं बेटा। हम कोशिश करेंगे आपको जल्दी जल्दी वो वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। तो कमेंट आप कर सकते हैं। और इस वीडियो का जो सेकंड पार्ट आएगा वो झील से हम पढ़ेंगे। अभी तक हमने सिर्फ नदियों की जो द्रोणियाँ हैं ये सारी पढ़ ली। अब नेक्स्ट पार्ट वीडियो में सिर्फ हम झीलों से पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू बेटा।